हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर आधारित प्रश्न भी आज हम देखेंगे। और उस नए टॉपिक का नाम है रिलेशन, अर्थात संबंध। ठीक है दोस्तों, हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये संबंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फुल डिटेल में समझेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसी टॉपिक पर जो वीडियो पहले से बना हुआ है, 1 घंटे का वीडियो, फुल डिटेल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। संबंध की परिभाषा से शुरू होते हुए डोमेन और रेंज क्या होते हैं संबंध के, वो भी, उसके बाद संबंध के प्रकार, ढेर सारे उदाहरण, ये पूरा वीडियो ये मैंने पिछले साल बनाया था। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप जो बहुत सारे वीडियोस की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे संबंध और इसके प्रकार एवं उदाहरण करके आप लिखा होगा। आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हम संबंध की परिभाषा और जो इसके प्रकार देखेंगे तो वो हम संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा इन प्रश्नों को बनाने का रहेगा। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो, उसमें मैंने काफ़ी बेसिक से डिटेल में समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वाला वीडियो आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संबंध क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, ए और बी। ठीक है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के द्वारा निरूपित किया जाता है। और वास्तव में ये ए क्रॉस बी का, अर्थात ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। आर जो संबंध है वो क्या होता है, ए और बी के कार्तीय गुणन का क्या होता है, सबसेट होता है, अर्थात उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम संबंध को परिभाषित करते हैं। और हम लिखते कैसे हैं वो देखो। अगर ए का कोई अवयव, ए बिलोंग्स टू ए हमने लिखा, मतलब ए का अवयव है, बी के किसी अवयव से, यानी बी बिलोंग्स टू बी, है ना भाई, स्मॉल बी जो है वो बी का अवयव है। तो ए का कोई अवयव अगर बी के किसी अवयव बी से संबंध आर द्वारा संबंधित है, संबंध आर द्वारा, संबंध आर द्वारा क्या है, संबंधित है, तो इस बात को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए रिलेट्स टू बी, ऐसे लिखते हैं। ए रिलेट्स टू बी, या ए इज रिलेटेड टू बी, या ए बी से संबंधित है, जैसा भी आप समझना चाहो। और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर बना करके उसको आर में बिलोंग करवाते हुए। ठीक है, तो आर यहाँ पे क्या है, आर जो है रिलेशन है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सर आर को तो हम सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं, नहीं, यहाँ पे आर जो है वो रिलेशन है। सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाना होता तो मैं थोड़ा सा उसको अलग तरीके से बनाता। ठीक है, वो आर थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो अभी आप देखो, तो आर यहाँ रिलेशन है, और रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी, अर्थात ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। लिखने का तरीका यह है कि ए का कोई अवयव ए अगर बी के किसी अवयव बी से संबंध आर द्वारा संबंधित है, तो इसको लिखने का मतलब यह है, या मतलब लिखने का जो तरीका है वो ये है, ए रिलेट्स टू बी या ए इज रिलेटेड टू बी। हिंदी में बोलेंगे ए बी से संबंधित है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये संबंध का डेफिनेशन हुआ। और अगर ए बी से संबंधित नहीं है तो हम ऐसे लिखते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसे काट देते हैं। या ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बी में, सॉरी, आर में बिलोंग नहीं करता। ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता है। ये हम कब लिखेंगे, यदि ए बी से संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है तब हम ये लिखते हैं, और संबंधित है तो ये लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर के भी समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए मैं इसको मिटाऊं, और इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं दो सेट लिखता हूँ, और आप बताना कि सही क्या है और गलत क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है,
यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ए क्रॉस बी बनाऊं तो कितने पेयर बन जाएंगे? तो सर बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। 1 1 का एक पेयर बनेगा, ठीक है ना। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर तैयार करूं तो केयर कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? तो इसमें कितने अवयव हैं? 3, इसमें कितने अवयव हैं? 5, 3 पंचे क्या होता है? 15। तो 15 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। 1 1 का, 1 2 का, 1 4 का, 1 5 का, फिर 1 9 का, फिर क्या बनेगा? 2 1 का, 2 2 का बनेगा, 2 4 का बनेगा, 2 5, 2 9, फिर क्या बनेगा? 3 1, 3 2, 3 4 का पेयर बनेगा, 3 5 का, और बनेगा 3 9 का, ठीक है। अब ये तो हुआ ए क्रॉस बी। अब हमको मान लो एक फंक्शन एक रिलेशन डिफाइन करना है ए सी बी में। आर रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ए सी बी में, और मैं ये अपनी इच्छा से डिफाइन कर रहा हूँ कि भैया ए इज रिलेटेड टू बी सिर्फ तब होगा जब बी ए का वर्ग है। समझ में आ रहा है? ए बी से संबंधित है ऐसा कब कहा जाएगा? ए बी से संबंधित है ऐसा कब कहा जाएगा? जब बी ए का क्या होगा? वर्ग होगा। बी बी कहाँ का है? इस सेट के एलिमेंट्स को बी कहोगे, इस सेट के एलिमेंट्स को ए कहोगे। आपको देखना है कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर कौन इस अच्छा, मैंने आपको पता है कि आर जो कि संबंध है वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, यानी इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से आएंगे। आर में जो भी आना होगा इन्हीं में से आएंगे। लेकिन ऐसे किसी को भी नहीं उठाना है हमको। जो इस कथन का पालन करेगा, जो रिलेशन आप डिफाइंड किए हो उस डेफिनेशन को जो फॉलो करते हुए आपको जो ऑर्डर पेयर दिखाई देगा वही आपका आर वाले सेट में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप। अब मुझे बताओ बी ए का वर्ग, यहां कौन ऐसा है जो यहां के किसी एलिमेंट का स्क्वायर है? 4। सबसे पहले तो 1 1 का स्क्वायर है, या आप इस ऑर्डर पेयर में देख लो और ये देखो कि कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें जो बी का जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट का वर्ग है। आप देख लो ना, बी ए का वर्ग है, बी वाला एलिमेंट ए वाले एलिमेंट का वर्ग है। ऐसी बात हमको कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ दिखाई दे रही है क्या? क्या ये बी वाला एलिमेंट ए वाले एलिमेंट का वर्ग है क्या? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 1 का वर्ग लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा। आर वाले सेट आर वाले सेट में ये आएगा, 1 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या 2 1 का वर्ग है क्या? नहीं है, इसको यहाँ नहीं लेंगे। 4 1 का वर्ग है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है। 9 1 का वर्ग है? नहीं है। 1 2 का वर्ग है क्या? नहीं। हमेशा बी वाले देखो ना, बी ए का वर्ग है, बी का एलिमेंट को चेक करना है कि क्या ये इसका वर्ग है क्या, ऐसा आपको चेक करना है। 2 2 2 का वर्ग है क्या? नहीं। 4 2 का वर्ग है, 4 जो कि बी का एलिमेंट है। हमेशा जो बाद में जो लिखे हैं ना वो बी का एलिमेंट है। तो बी ए का वर्ग है क्या? क्या ये 4 2 का वर्ग है क्या? है। मतलब समझ लीजिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? 5 2 का वर्ग नहीं है, 9 2 का वर्ग नहीं है, 1 3 का वर्ग नहीं, 2 3 का वर्ग नहीं, 4 3 का वर्ग नहीं, 5 3 का वर्ग नहीं, 9 3 का वर्ग है, तो ये यहां आएगा। कॉमा है ये। आपको समझ में आया कि नहीं बताओ? सीधी सी बात है कि ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर तैयार होंगे उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपको आर में मिलेंगे, इन्हीं में से होंगे। हो सकता है आर को आपने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया कि पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अभी कितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं? 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हो सकता है आर को आप दूसरे तरीके से परिभाषित करते तो 10 12 ऑर्डर्ड पेयर आ जाते, 3 4 ऑर्डर्ड पेयर आ जाते। तो डिपेंड करता है आर को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ये जैसे बी ए का वर्ग तैयार किया है हमने, हो सकता है मैं वर्गमूल करके तैयार कर देता, या हो सकता है मैं बी ए से छोटा है करके बोल देता, बड़ा है बोल देता। कुछ भी तैयार कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में है, यही रिलेशन वाला सेट बन गया। तो रिलेशन वाले सेट के एलिमेंट्स, रिलेशन वाले सेट के ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी की ऑर्डर्ड पेयर से ही उन्हीं में से होते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमेशा आर सबसेट ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है आर, ठीक है। लो ना, अगर मैं यहीं पे एक रिलेशन दूसरा डिफाइन करता, मान लो रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ आर डैश नाम का एक दूसरा रिलेशन, और उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है।
b इज इक्वल्स टू a प्लस वन, मतलब b की वैल्यू a की वैल्यू से एक ज्यादा है। a में 1 जोड़ने पर अपने को क्या मिल रहा है, a में 1 जोड़ने पर अपने को b मिल रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू a की वैल्यू से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है। इसमें से आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर खोजो जिसमें b का वैल्यू a की वैल्यू से एक ज्यादा दिखे, 2 1 से एक ज्यादा, ये वाला पेयर आएगा। अगर मैं r डैश बनाना चाहूँ तो मुझे इस पेयर को यहाँ स्थान देना होगा, क्योंकि इसमें b की वैल्यू a की वैल्यू से एक ज्यादा है। देख लो आप, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, ये भी 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 ये आएगा 3 4, देख लो आप 4 3 से एक ज्यादा है, ये आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, देख लो मात्र 2 एलिमेंट आए इसमें। ठीक है, दिक्कत है कोई, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मैं मिटाता हूं। जब आपने रिलेशन डिफाइन कर लिया हो तो इसके जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें आए हैं, रिलेशन वाला जो सेट है उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें पहला 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 वाले का अगर आप सेट तैयार करते हो तो वो कहलाएगा आर का डोमेन। मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि इस संबंध आर का डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, आर का डोमेन क्या होगा, डोमेन तो वो पहले बिंदुओं का समुच्चय यानी 1 2 3। आर का रेंज क्या होगा, रेंज आर का रेंज क्या होगा, तो दूसरे का समुच्चय। बाद वाले यानी ये वाले निर्देशांक को लिखोगे आप या कंपोनेंट्स को लिखोगे 1 4 9। ठीक है, 1 2 3 1 4 9 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, करेक्ट। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो ये डोमेन समझ में आया, पहला वाले के कलेक्शन को बोलते हैं डोमेन, दूसरे वाले के कलेक्शन को बोलते हैं रेंज। अगर एलिमेंट्स रिपीट, मान लो यहाँ पे 1 1 2 बार आता, ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्डर इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो जाते हैं कि कई ऑर्डर्ड पेयर का शुरुआती एलिमेंट 1 1 1 1, तो यहाँ मान लो 5 बार 1 है तो यहाँ 5 बार 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 एक ही बार। सेट बनाते टाइम एलिमेंट्स के रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वैसे बाद वाले एलिमेंट जो हम लोग देख रहे हैं, दूसरे जो कंपोनेंट्स हम लोग देख रहे हैं, उसमें कोई एलिमेंट अगर बार बार आ रहा है तब भी हम रेंज बनाते टाइम उस एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। जैसे अभी क्या है 1 4 9, क्योंकि अभी हमको 1 4 9 एक बार लिखा तो चलो एक बार लिख दिए, लेकिन ज्यादा ऑर्डर पेयर तैयार हो जाते हैं, कईयों सारे ऑर्डर पेयर के बाद वाला जो निर्देशांक है, मान लो वो 4 4 4 4 रहता, 5 6 बार 4 रहता तो 5 6 बार 4 नहीं लिखते, यहाँ पे 4 एक ही बार लिखते। ठीक है, सेट बनाते समय एलिमेंट्स की रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो आर का डोमेन और आर का रेंज आपको समझ में आया। ठीक है, अभी हमने समुच्चय देखा एक सेट से दूसरे सेट में, ए से बी में किस तरीके से जो संबंध परिभाषित कहते हैं वो हमने सीखा। अब हम ये सीखने वाले हैं कि किसी संबंध का प्रतिलोम संबंध यानी कि किसी रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो अगर ए से बी में आप संबंध परिभाषित कर रहे हैं आर, कहां से कहां, ए से बी में, तो उसी आर के संगत प्रतिलोम संबंधी परिभाषित करते हैं और वो परिभाषित होगा बी से ए में। ठीक है, बी से ए में उसको आर इनवर्स से व्यक्त करेंगे। और या यूं समझिए कि रिलेशन आर में जो आपने ऑर्डर्ड पेयर रखे हुए हैं, जो आपने ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले हैं रिलेशन आर में, इनके कोऑर्डिनेट्स को बदल दो, अदली बदली कर दो, 4 2 ऐसे उल्टा पलटी करो, ये 9 3 हो जाएगा, तो जो रिलेशन बन जाएगा ना, तो समझ लीजिए वही आर इनवर्स है। यानी आर इनवर्स किसी भी रिलेशन के इनवर्स रिलेशन को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ मत करो, आर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके कंपोनेंट्स को बदल दो। एक्स मतलब ये शुरू वाला बाद में, बाद वाला पहले, शुरू वाला बाद में, बाद वाला पहले, अल्टा पल्टी कर दो, सबको बदल देना है, तो आर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ आपको, अगर डिटेल में पढ़ना है, मतलब ये डिटेल ही हो रहा है समझ लीजिए, लेकिन और अच्छे से आपको पढ़ना है तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप। अब हम आते हैं किसी समुच्चय पर संबंध। अभी हमने जो संबंध देखा वो एक सेट से दूसरे सेट में परिभाषित करना हुआ ना भाई। अब एक ही समुच्चय में अगर हमको संबंध देखना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे, तो बस उसके लिए अपन लिखते हैं कि मान लो आपके पास एक समुच्चय है, मान लो समुच्चय ए है हमारे पास। ठीक है, एक सिंगल समुच्चय, यहाँ पे अभी दो समुच्चय की बात नहीं चल रही, सिंगल समुच्चय है ए। तब ए के अवयवों के साथ ही
अब बाहर का अवयव हमको नहीं लेने हैं, दूसरे समुच्चय के अवयव नहीं लेने हैं, उसी समुच्चय के अवयवों का उसी समुच्चय के अवयव के साथ जो संबंध अगर हम परिभाषित करते हैं तो उसको हम कहते हैं ए पर संबंध। ठीक, समुच्चय ए पर संबंध या किसी समुच्चय पर संबंध, रिलेशन ऑन एनी सेट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि संबंध के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, संबंध के प्रकार, 3 प्रकार के संबंध होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। एक और होता है प्रतिसम्मित, मगर हम यहाँ पे 3 प्रकार के पढ़ेंगे, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपको पता होगा ये सब क्या है। स्वतुल्य अर्थात क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मान लो किसी समुच्चय ए पर संबंध आर परिभाषित है, डिटेल में थ्योरी हम नहीं लिख रहे हैं, मेन चीज आपको टॉपिक को समझाना है। तो मान लो किसी समुच्चय ए पर हमने संबंध कौन सा परिभाषित किया, आर। ठीक है, तब अगर ए के अवयव, ए का अवयव अपने ही साथ, खुद के साथ, स्वयं के साथ उस संबंध आर द्वारा अगर परिभाषित है, ठीक है, या यूं कहें कि ए अगर खुद के साथ वो संबंध आर रखता है या आर द्वारा वो संबंध है बना हुआ है, कोई एलिमेंट्स खुद के साथ अगर रिलेटेड है, तब हम इसको बोलेंगे कि आर समुच्चय ए में क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, फिर से कहूं, आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। और एक खास बात और है कि ए के सारे एलिमेंट्स, जैसे ए में 5 एलिमेंट है, ठीक है ना, ए में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो पांचों एलिमेंट खुद से संबंधित होते हुए दिखना चाहिए। ये जो बात मैंने लिखा हूं ना, वो ए के किसी एक एलिमेंट की बात नहीं है, सारे बाजू में लिख देता हूं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, देखो, ए पर कोई संबंध आर परिभाषित है और यह संबंध स्वतुल्य कब कहलाएगा, यदि वो अवयव संबंध आर द्वारा खुद से ही संबंधित होगा, और न केवल वो अकेला अवयव नहीं, ए के सारे अवयव खुद से संबंधित होंगे। ठीक है, जैसे ए में 5 अवयव है ना भाई, ए बी सी डी, 4 अवयव है मान लो, तो ए से संबंधित होगा, बी से, सी से, डी से संबंधित होगा, तब जाकर के ये स्वतुल्य संबंध तैयार होगा। हम ये नहीं कहते कि हर कोई खुद से संबंधित हो, इसके अलावा यहाँ और कुछ मत है, हम ये नहीं कहते। हो सकता है और भी पेयर आ सकते हैं, ए बी से भी संबंधित हो सकता है, ए सी से भी संबंधित हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एलिमेंट, ए में जितने भी एलिमेंट है ना, उनका खुद के साथ तो पेयर दिखना चाहिए, कम से कम इतना तो दिखना चाहिए। दूसरों के साथ भी पेयर दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद के साथ पेयर पूरा दिखना चाहिए। अब ये जो संबंध है वो स्वतुल्य है। एक आध जन भी छूट जाता, मान लो सर ए का पेयर है, ए से संबंधित है, बी से संबंधित है, सी से संबंधित है, 3 जन ऐसे एलिमेंट देखे जो खुद से संबंधित है, लेकिन अगर आपको ए का ही एक ऐसा एलिमेंट डी छूट गया जो खुद से संबंधित न हो सका, तो मान लो ये डी इसमें बिलोंग करता हुआ मान लो नहीं दिखता। ठीक है, तो अब आपको कोई कहता सर क्या ये संबंध स्वतुल्य है, तो मैं कहता नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि ए के पास एक ऐसा एलिमेंट छूट गया है जो खुद से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ डी का कोई भी एक छूट जाता, तो मान लो ये छूट जाता, बाकी 3 रहते, या एक ही क्यों छूटता, मान लो 2 छूट जाती थी, एक कम से कम एक जन भी अगर छूट रहा है जिसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर अगर मौजूद नहीं है, ठीक है, बाकी कौन है कौन नहीं है मतलब नहीं है, लेकिन अगर खुद के साथ कम से कम एक एलिमेंट का भी ऑर्डर पेयर नहीं है, ज्यादा लोग का भी नहीं है, या कम से कम किसी एक का भी ऑर्डर पेयर नहीं है खुद के साथ वाला, तो उस समय वो संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, हमको उनसे दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन खुद के साथ प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रहना चाहिए। ऑर्डर पेयर रहने का मतलब है कि प्रत्येक अवयव खुद के साथ संबंध आर द्वारा संबंधित होना चाहिए, तब हम ऐसे संबंध को स्वतुल्य कहेंगे। ठीक है, ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सेट ए है, 1 2 3 4 6, ठीक है ना। अब देखो, और रिलेशन आर में मैं रिलेशन आर को इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूं
ए रिलेट्स टू बी, ए और बी है ना भाई, ए और बी ए के ही दो अवयव हैं, कैपिटल ए नाम का जो सेट हमने डिफाइन किया उसी के दो अवयव हैं, और मैं आर को अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से डिफाइन कर रहा हूं कि कोई एलिमेंट ए बी से संबंध आर द्वारा संबंधित कब कहा जाएगा, यदि ए बी को विभाजित करता है, यदि ए को क्या करते हैं, विभाजित करता है। अब आप बताओ आर में कौन कौन से पेयर आएंगे, ए बी को विभाजित करता है, यानी ए पहला चीज दूसरे चीज को विभाजित करे, तो आप ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाएंगे जिसमें पहला वाला है, क्योंकि ए है, ए बी को विभाजित करता है, तब तो ए रिलेट्स टू बी, यानी पहले जो लिखोगे वो दूसरे वाले क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। कौन कौन आएगा, एक तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, क्योंकि बेचारा 1 तो सबों को डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी, 4 को भी, 6 को भी, सब आएगा, 1 के साथ सारे पेयर बनेंगे, ठीक है। 1 2 1 3 1 4 1 6, 2 3 का पेयर बनेगा क्या, 2 3 का नहीं बन सकता, क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता। 2 4 का पेयर बनेगा क्या, बनेगा, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, पेयर बनेगा। 3 4 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता है, नहीं बनेगा पेयर। 3 6 को डिवाइड करता है क्या, करता है, पेयर बनेगा। 4 6 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, वो नहीं बनेगा, छोड़ो हटाओ, ठीक है। इतना तो हो गया, लेकिन हम एक चीज भूल गए, हर कोई खुद को तो डिवाइड जरूर करता है, कोई दूसरे को डिवाइड करे ना करे, हर संख्या खुद को डिवाइड जरूर करती है, इसलिए यहाँ पे 1 1 पेयर आएगा, 2 2 पेयर आएगा, 3 3 पेयर आएगा, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को, सॉरी 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, 5 5 को डिवाइड करता है, 6 6 को डिवाइड करता है, हर संख्या खुद को डिवाइड करती है सर। बाकी तो देखो, पहले तो हमने ये देखे कि कौन दूसरे वाले को डिवाइड करे, वो हमने सीखा, ठीक है ना भाई, है ना। 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, 3 6 को डिवाइड करता है, 6 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि सब 6 से छोटे हैं, लेकिन हर कोई खुद को डिवाइड करता है, इसलिए खुद वाले पेयर, खुद का खुद के साथ वाले ऑर्डर पेयर तो बनेंगे ही बनेंगे, यानी ए के सारे एलिमेंट्स में ये क्वालिटी हमको दिख गई कि वो खुद से संबंधित है, क्योंकि हमने आर को इस तरीके से परिभाषित किया है, ए बी को विभाजित करता है, हर कोई खुद को विभाजित करता है, इसलिए खुद का खुद के साथ ऑर्डर पेयर आर में शामिल हो गया, आर हमारा स्वतुल्य साबित हो गया, आर स्वतुल्य है, ये साबित हो गया। आपको बाकियों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस ये देखना है कि भैया ए में मेरे पास जितने एलिमेंट हैं उन सबों का उनके खुद खुद के साथ ऑर्डर पेयर है कि नहीं है, एक जन भी नहीं छूटना चाहिए, बाकी ऑर्डर पेयर से मतलब नहीं है, स्वतुल्य देखने के लिए इतना ही बस काफी है, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव, समझ में आ गया आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं सम्मित सम्मित संबंध, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध, ए है ना, ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है या सम्मित होता है यदि जब कभी ए इज रिलेटेड टू बी तो ये इंप्लाई करेगा बी इज रिलेटेड टू ए, यानी यदि ए बी से संबंधित है उस संबंध आर द्वारा तो निश्चित ही बी को भी ए से संबंधित होना चाहिए उसी संबंध आर द्वारा, यदि ऐसा है तो आर सम्मित कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। जब कभी ए बी से संबंधित हो आर द्वारा तो बी भी ए से संबंधित हो उसी संबंध आर द्वारा, और ये बात सोचनी चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्योंकि ए और बी कहाँ से लिए गए हैं, ए से ही तो लिए गए हैं ना भाई, तो ऐसा, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखो भला, सभी के लिए सच होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो जैसे मैं यहाँ पर कोई रिलेशन लिखूं, ठीक है ना, कोई रिलेशन, कोई सेट लिखूं, पहले तो मैं कोई सेट लिख लेता हूँ, कोई सेट है मान लो आपके पास 1 2 3, और मान लो मैंने रिलेशन वहाँ पे डिफाइन किया है 1 2 1 3 2 2 2 1 3 1
कोई अगर मुझसे पूछे कि क्या ये संबंध सममित है यानी कि सिमेट्रिक है, तो मैं कह दूंगा हाँ है। कैसे? क्योंकि संबंध की जो परिभाषा, सॉरी, सममित संबंध की जो परिभाषा है ना भाई, सममित संबंध की जो परिभाषा है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैसे? सममित कोई संबंध सममित कब होता है बताओ? जब A इज रिलेटेड टू B तो B इज रिलेटेड टू A होना चाहिए। जब 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से संबंधित होना चाहिए। आप समझ गए कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा वाला भी हमको वहां मिलना चाहिए भैया, एक भी नहीं छूटना चाहिए। एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसका अपोजिट पलटने पर जो चीज मिले वो वहां अगर ना हो, अगर एक भी ऐसा छूट गया तो वो संबंध सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो 1 2 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, 1 3 3 1 2 2 2 2 पलटोगे तो फिर से 2 2 आ जाएगा जो कि वो खुद है। ठीक है, तो अलग से और 2 2 खोजने की जरूरत नहीं है। 2 2 उल्टा पलटोगे तो 2 2 वही 6। इसका मतलब ये है कि आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके कंपोनेंट्स को पलटने पर, अदला बदली करने पर जो नया ऑर्डर्ड पेयर मिलता है वो भी आर में कहीं ना कहीं हमको दिख जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया वो सममित है, अर्थात सिमेट्रिक है। आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, बढ़ो रे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब क्या है, देखो देखो, लंबा वीडियो बनाते समय थोड़ा थकान लगता है, और इस थकान के पीछे एक रीज़न और है कि आप लोगों से ठीक ठाक रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फर्स्ट वाले वीडियो में बस अच्छा रिस्पांस मिला जिसमें काफ़ी सारे लाइक्स, काफ़ी सारे व्यूज़ आए। उसके बाद इधर के कुछ वीडियोस में ठीक से व्यूज़ और ठीक से लाइक्स नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो लाइक बहुत कम है। तो लाइक करने में ना कोई समय लगता है ना कोई लागत लगती है, तो आप ज़रूर लाइक करें। और इससे मुझे, मैं देखता हूँ तो खुशी होती है बहुत। तो मैं उत्साह के साथ दूसरे वीडियोस और आगे के वीडियोस जो है मैं फास्ट बनाता हूँ। कमेंट भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रोत्साहित हो जाता हूँ मैं नए वीडियोस बनाने के लिए। और खूब शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा फीडबैक आएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरा उत्साह बढ़ेगा, और मैं आपको एक से बढ़कर एक टॉपिक और एक से बढ़कर एक कठिन कठिन सवालों के साथ पूरे एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से अच्छे से शेयर करें, अच्छे से लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, पूरे पूरे वीडियोस देखें और लाभ लें सारे वीडियोस का। तीसरा जो संबंध है वो है कौन? संक्रमक, अर्थात ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसमें क्या है, जब कभी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर किसी सेट ए में कोई संबंध परिभाषित है आर, तब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। देखो ये इसका बाद वाला और इसका पहले वाला कॉमन है, तो इन दोनों को हटा करके कौन बच गया? इधर ए बचा और इधर सी बचा। वही देखो, ये कॉमन है ना, तो ये और ये को मिला के इसे लिखे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, समझ गए? संक्रमक संबंध यही है। मैं इसमें एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जानने हैं तो वही वाला वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर देखना, ढेरों एग्जाम्पल दिए हैं। हम अभी इन दोनों को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। संक्रमक संबंध आप समझ गए। एग्जाम्पल अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिएगा जरूर। अच्छा, फिर आता है तुल्यता संबंध। किसको बोलते हैं? अभी तक हमने जो जो संबंध पढ़े, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक। अगर ये तीनों ही क्वालिटी किसी संबंध में हो, जो स्वतुल्य, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रमक भी हो, तब उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात स्वतुल्य संबंध, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो RST करके आप याद रखना, RST। ठीक है ना, और जो तीनों से मिलकर जो बनता है वो है E। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज? इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। ठीक है, एवरेस्ट, एवरेस्ट करके आप इसको याद रख सकते हैं, एवरेस्ट। एवरेस्ट अर्थात तुल्यता संबंध होने के लिए स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों होना पड़ता है। ठीक है,
ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर है इसका ये एक्स वाई का, इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0। अब आर क्या है? स्वतुल्य और संक्रमक, स्वतुल्य और सम्मित, सम्मित और संक्रमक, तुल्यता संबंध। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है सही क्या है, घबराना नहीं है, आंसर बताना है। आंसर बताने के लिए पहले इसको सॉल्व करना है। जिस प्रतिबंध को वो एलिमेंट्स एक्स और वाई, जो एलिमेंट उनमें प्रतिबंध हमको दिया गया है कि भैया एलिमेंट्स के लिए जो प्रतिबंध हमको दिया गया है उस प्रतिबंध को लेकर हम आगे चलेंगे और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, गुणनखंड करते हैं मध्य पद का और फिर मतलब मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे भैया? ये हो जाएगा भैया माइनस एक्स वाई माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ से एक्स एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस 3y कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स माइनस वाई कॉमन निकलेगा बराबर 0। ऐसे हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला आप बताइए? x बराबर y मिला, x बराबर 3y मिला। कोई डाउट है क्या? आप पूछ लीजिए। अब सुनो, अब हमारे पास R में पहले क्या थे? एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर थे जो कि किस रिलेशन को संतुष्ट करते थे? इस रिलेशन को संतुष्ट करते थे, एक्स स्क्वायर 4xy प्लस 3। प्रश्न अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, ये लाइन प्रश्न से ही आई है। प्रश्न खुद बोलते हैं R ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को रखता है जो इस संबंध को, मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सही साबित करते हैं। ये समीकरण हम उसी समीकरण से लिए हैं, उसी को सॉल्व किए हैं। एक्स की 2 वैल्यू आई है मेरे पास, वो दोनों वैल्यू को मैं रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं दोनों वैल्यू को रखूंगा एक्स की बारी बारी से तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? एक्स की जगह मैं 3y रखूंगा, फिर कॉमा y, ठीक है। सच दैट y बिलोंग्स टू n, क्योंकि देखो एक्स वाई के बारे में क्या बात किया था प्रश्न में, n में बिलोंग करते हैं। ये एक टाइप का कलेक्शन हुआ, फिर यूनियन करके हमको उसको अलग अलग करके लिखना चाहिए, ये सही तरीका है। मतलब आपने समझा हमने क्या किया? आर में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो किस रूप के होंगे? तो एक्स की जगह पहले मैं वाई या 3y कुछ भी लिख दो चलेगा। लो ना, मैं इसी पहले ये ना लिखने के बजाय ये लिख लेता और इसको बाद में लिखता, तो एक्स का मान 3y पहले आता, y बाद में आता, तो इसका क्रम कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, आप घबराना मत। फिर मैं वो वाला लिख लिया, तो ये y ऐसा हुआ, ठीक है। अब आप गौर से देखो कि R क्या है? R स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, क्या है वो हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो R स्वतुल्य है कि नहीं ये हमको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि अब आपका समय आ गया कि आप डेफिनेशंस को अपने दिमाग में दोहराएं और स्वतुल्य कब होता है ये चेक करें। तो आर स्वतुल्य कब होता है? जब जिस सेट में वो परिभाषित होता है ना आर, अभी कौन सा सेट में परिभाषित है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। तो एन में तो बहुत सारे अवयव होते हैं, तो क्या हर अवयव खुद से संबंधित है? क्या हर अवयव के का खुद, अभी हमने परिभाषा में वही बोला था ना, स्वतुल्य होने के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ बना हुआ ऑर्डर पेयर दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है, देखो यूनियन है मतलब ये पूरा आर में शामिल है। y बिलोंग्स टू एन मतलब कि y नेचुरल नंबर से लेकर के आप कुछ भी रख दो, यहाँ रखोगे तो बाजू बाजू में भी तो y है क्या, तो सेम सेम ऑर्डर पेयर मिलेगा ना आपको। 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, 5 4 6 7 6 6 मिलेगा, 7 7 मिलेगा, 8 8 मिलेगा, सेम सेम मिलेगा नहीं मिलेगा? अलग वाले भी मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमको मतलब किस बात से रहता है कि सेम सेम वाले ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। जिस समुच्चय में आर परिभाषित है उस समुच्चय के सभी अवयवों का उनके खुद खुद के साथ ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। ये मिल रहा है, y बिलोंग्स टू n मतलब y नेचुरल नंबर से लेकर के जो अवयव रख दो यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? r स्वतुल्य है, ठीक है। उसमें इसका कोई वो नहीं है,
इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप ऐसा मत सोचना सर यहाँ खुद कहाँ है, ये तो y है, ये 3y है, 3 गुना ज़्यादा है, तो कहाँ ऑर्डर पेयर मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हमको उधर मिल रहा है ना भाई, है ना। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था ना कि खुद के साथ ऑर्डर पेयर मिलने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं भले वो, और एक्स्ट्रा वाले पर खुद के साथ वाले ना भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन खुद के साथ वाले सारे ऑर्डर पेयर मिलने चाहिए जो कि यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए आर स्वतुल्य है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत हो आप देख लो, आप खुद सोचो आर जो है वो स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, आप सोचो। अब देखो, अब आर जो है सम्मित है कि नहीं है, तो सम्मित होने के लिए मैं आपको क्या बताया था अभी, आर के सम्मित होने के लिए क्या बताया था, जो ऑर्डर्ड पेयर आर में आपको दिख रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर आपको आर में दिख रहे हैं उनका पलटने पर, जो पलटेंगे अगर हम उनको, तो वो ऑर्डर्ड पेयर में भी, वो भी ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए। वाई वाई आर में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पलटो तो बोला, पलटने पर भी वाई वाई होगा, मतलब इसके लिए बात ओके है, पलटने पर प्राप्त होने वाला ऑर्डर्ड पेयर हमको आर में मिल रहा है। चलो इसको पलटो तो बोला, पलटो तो ये हो जाएगा y3y। क्या y3y नाम का ऑर्डर पेयर आपको कहीं आर में दिख रहा है कि नहीं, आर में तो दो ही टाइप के ऑर्डर पेयर है, 3y और y वाला। इसको पलटने पर जो ऑर्डर पेयर मिल रहा है हमको y 3y वाला, ऐसा आर में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, आर सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए मैं आपको क्या शर्त बताया था अभी जब हम एग्जाम्पल पढ़े थे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आर में हैं उन सबों ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स को अदला बदली करने पर जो नए ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो आर में उनका अस्तित्व विद्यमान होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, तब आर कहलाएगा सिमेट्रिक। y3y को पलट रहे हैं तो y, सॉरी 3y को पलट रहे हैं तो y3y मिल रहा है, और आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की अनुपस्थिति है। पलटने पर प्राप्त होने वाले ऑर्डर्ड पेयर कहाँ है यहाँ पे, तो आर सिमेट्रिक नहीं है, स्वतुल्य है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक कीजिए। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, अगर ए बी है आर में, बी सी है आर में, तो ए सी भी होना चाहिए आर में। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, अगर ए बी है आर में, बी सी है आर में, तो ए सी भी होना चाहिए आर में। तो इसकी जगह वो रख के देखो, तो 3y रख के देखो, यहाँ पे 3y, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ए की जगह 3y, यहाँ पे y, 3y है आर में, देखो ये और ये सेम होना चाहिए, और हमारे पास है भी 3y है आर में, y भी तो है आर में, ए बी बी सी, ठीक है, तो बी बी को हटाने के बाद कौन बचा, ए सी, तो ए सी कौन है, 3y और y, 3y y, ये भी होना चाहिए आर में, और है कि नहीं, 3y है कि नहीं आर में, इधर है 3y आर में है नहीं, इधर है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। आप देख लो इसी कंडीशन में, इसी शर्त में ए की जगह 3y और बी की जगह y रख के इसको लिखा, बी सी की जगह y लिखा, बी भी कॉमन, मतलब y कॉमन करके 3y मिला मेरे को, ठीक है, और 3y तो है ही छेद है, तो आर ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब क्या है, आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछो। देखो सवाल कितना सरल था, लेकिन कितना हमने इसको गहराई से समझा, कितना अच्छे से समझ में आया। तो कठिन सरल कुछ नहीं होता, बस डिटेल में समझने की बात है। अगर आप घुस के अच्छे से समझोगे ना, गहराई के साथ समझोगे, तो आपको हर चीज सरल लगेगा, पूरा गणित सरल लगेगा। गणित में कठिनाई जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती अगर आप अच्छे से समझो तो। आपके मन में जितने भी कठिन टॉपिक्स होंगे ना, गहराई से समझने पर वो सब सरल बन जाएंगे। तो सरल कठिन वो सब हमारे मन की उपज है। मन में ही सोचते हैं कठिन है तो टॉपिक बन जाता है कठिन, सरल सोचोगे तो सरल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखो, पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर कोई संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है भैया, चलिए देखते हैं। ए रिलेट्स टू बी कब होता है, जब ए इज इक्वल्स टू 2 into b होता है। ठीक है, k बिलोंग्स टू z, तब r है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्यता, ठीक है ना, स्वतुल्यता पूरा लिखना पड़ता है, स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि आर स्वतुल्य है, ये हम चेक करेंगे। स्वतुल्य होने के लिए हमको उसको खुद से ही संबंधित दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? के को आप जेड से अपनी इच्छा से कुछ भी चुन सकते हो। के क्या है? के बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। देखो जेड की जगह अगर आपको आई भी देगा तब भी नहीं घबराइएगा, ठीक है। पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड या आई किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं, जेड या आई, ठीक है, दोनों में से कोई भी। तो चलो स्वतुल्यता, हम एक काम करते हैं ना, के बराबर 0 रख के देखते हैं क्या ए स्वयं से संबंधित है। यहाँ बी की जगह मैंने ए रखा है तो यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रख के देखो तो बोला 2 के ए, और ये कब सत्य होगा, कब सही हो सकता है? ये के बराबर 0 लेने पर। के बराबर 0 लगोगे तो 2 की घात 0 1 नहीं हो जाएगा, ए बराबर ए नहीं आएगा। मतलब ये जो संबंध है, जो प्रतिबंध हमको प्रश्न में दिया है, वो कोई गलत तो साबित नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को ए रिलेट्स टू ए हम लेके चलने पर सही साबित कर पा रहे हैं, सही है। बस के की वैल्यू हम 0 चुन सकते हैं, सीधी सी बात है, ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपन, अब अपन देखते हैं कि ये सम्मित है कि नहीं है। सम्मित होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया? सम्मितता के लिए क्या करना पड़ेगा? ए रिलेट्स टू बी का मतलब क्या होता है? ए बराबर 2k इंटू बी, 2 रेस्ट पावर k इंटू बी। इसका मतलब क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 रेस्ट पावर k को उधर पलटाओ, 2 रेस्ट पावर माइनस k इंटू बी। अरे भैया k अगर इंटीजर है तो क्या माइनस के इंटीजर नहीं है क्या? पूर्णांक धनात्मक होते हैं तो ऋणात्मक नहीं होते क्या? ऋणात्मक भी तो पूर्णांक है। 5 अगर पूर्णांक है तो -5 भी तो पूर्णांक होता है। यहाँ मिस्टेक हो गया ना, ये ए आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप कुछ नया पूर्णांक दे दो, सीधी सी बात है। 2 रेस्ट पावर माइनस के, उसको k डैश बोल दो। आखिर इसी टाइप का तो समीकरण दिख रहा है, 2 के पावर कुछ कुछ, जो कुछ कुछ है, या k1 बोल दो, जो भी बोलना है बोलो। आखिर वो भी तो इंटीजर है ना, k यहाँ पे क्या था? इंटीजर है। तो यह k1 जो है वो क्या इंटीजर नहीं, क्या वो भी इंटीजर है? किसी भी पूर्णांक का जो ऋणात्मक है वो भी पूर्णांक होता है। यहाँ अगर k की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो माइनस के पॉजिटिव हो जाएगा, है तो वो पूर्णांक की। तो आप देख लो इसी टाइप का जो संबंध है वो, मतलब कंडीशन है, पलटने पर भी हमको मिल रही है। साफ साफ सही सही बैठ रहा है, सब चीज फिट है, सब चीज ठीक है। इसी टाइप का कंडीशन ये भी संतुष्ट करता है। मतलब इसका मतलब क्या है? ए रिलेट्स टू बी, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? बी रिलेट्स टू ए। ए रिलेट्स टू बी का मतलब होता है ए को लिख सकते हैं 2 की घात पूर्णांक गुणित बी। तो बी रिलेट्स टू ए हम इसको क्यों बोले? क्योंकि बी को हम लिख पा रहे हैं 2 की घात कुछ कुछ पूर्णांक इंटू ए, ठीक है ना। जहां पहले ए होता था आज वहां बी दिख रहा है, जहां पहले बी होता था आज वहां ए दिख रहा है, और 2 की घात पूर्णांक वहां भी था तो यहाँ भी है, क्या दिक्कत है? तो बी भी ए से संबंधित है, ठीक है। तो देखो ना, वही मिला ना, ए रिलेट्स टू बी करने पर बी रिलेट्स टू ए मिल गया, सीधी सी बात है। तो संबंध क्या होगा? सम्मित, अरे पूरे मिटा दिया। संबंध क्या होगा? सम्मित होगा। अब अब हम क्या लेते हैं? ट्रांजिटिव चेक करके देखते हैं। ए रिलेट्स टू बी कब होता है? ए रिलेट्स टू बी कब होता है? जब a इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर k इंटू बी। बी रिलेट्स टू सी कब होगा? सेम टू सेम बैठाइए। जब b को लिख सकेंगे 2 रेस्ट पावर k लिखा तो m लिख दो इंटू सी। अब एक काम करो, b की वैल्यू आप यहां जाके रख के देखो तो क्या होगा? a बराबर 2 रेस्ट पावर k, b की जगह रखेंगे हम 2 रेस्ट पावर m c, तो क्या होगा? a इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर k प्लस m। भाई k पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है ना, रख सकते हैं ना। आधार बराबर है, आधार सेम है, गुणे में है तो घातें जुड़ेंगी। अब देखो k पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों का योग भी तो एक पूर्णांक है ना। यानी हम a को लिख सकते हैं 2 की घात कुछ कुछ कोई पूर्णांक गुणित c। यानी यही वाला कंडीशन सेम टू सेम फिट है। देख लो आप, k पूर्णांक था तो ये भी तो पूर्णांक है, k प्लस m भी तो पूर्णांक है। यानी कि यही कंडीशन हमको a और c के बीच भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? a संबंधित है किससे? c से। उसी रिलेशन द्वारा, वैसे रिलेशन यहाँ दिख रहे हैं, पूर्णांक है ये, तो पूर्णांकों का योग भी तो पूर्णांक होता है। तो वैसी टाइप का कंडीशन दिख रहा है, वैसी टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, और नजर आ रहे हैं ए सी, यानी ए संबंधित है सी से।
तो यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा संबंध आएगा, तुल्यता संबंध। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। और इस तरीके से आपका आंसर ये आ गया। बन गए सारे सवाल। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लो। तो आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है, कहां पर, जेड पर। ठीक है, क्योंकि जेड में परिभाषित है। तो हम आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और सवालों को बताऊंगा, कठिन कठिन सवालों को बताऊंगा कुछ। ये सब एग्जाम में आने लायक है, कितना ट्रिकी सवाल था देखो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो लाभ आपको मिल रहा है वो लाभ सबको पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।